हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी यूकेपीएससी 2026 वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखकर ये आपका हम आज का लेक्चर बना रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन्होंने इस बार का फॉर्म फिल किया है या जिन्होंने पहले वाला फॉर्म फिल किया था उनको भी अब ये फॉर्म तो दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जिन्होंने अभी बीएड अभी कंप्लीट किया होगा उन लोगों के लिए फॉर्म भरने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस सिलेबस को एक्चुअल में यूजी और पीजी लेवल को ध्यान में रखकर बनाया गया है, टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, क्योंकि आप लोगों को एक्चुअल में टीचिंग एग्जाम को क्रैक करना है, उसी को ध्यान में रखकर ये सिलेबस बनाया गया है। एक्चुअल में ये पहले सिलेबस जो हुआ करता था, ये पूरा सिलेबस पहले एक ही पेपर में आता था और वो पेपर होता था बेटा 200 नंबर का। 200 नंबर का पेपर होता था। 100 उसमें 180 200 मार्क्स से वो होते थे, आपके क्वेश्चंस होते थे। 200 आपके क्वेश्चंस होते थे जिसको आपको 3 घंटे में कंप्लीट करने होते हैं, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तो अब इसी पूरे सिलेबस को इन्होंने 2 पेपर में डिवाइड किया है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी हमारा कितना है, 150 मार्क्स का है और पेपर 2 भी 150 मार्क्स का है। और ये भी पेपर 1 भी 3 आवर्स का है और पेपर 2 भी 3 आवर्स का है। तो जो पेपर पहले 200 मार्क्स का होता था और 3 आवर्स में कंप्लीट करना होता था, वही पेपर, उसी पेपर का पूरा सिलेबस अब आपको क्या 6 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये थोड़ा अच्छा हो गया आपके लिए, क्योंकि पहले बहुत कम टाइम लगता था, 200 क्वेश्चंस करने थे, 3 घंटे में करने थे, तो लोगों के पास टाइम नहीं लग पाता, लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाते थे, क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाते थे। ठीक है, तो इसको सबको ध्यान में रखकर शायद ये बनाया गया है फिर से, पर पूरा का पूरा सिलेबस टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इसमें जो पहला पार्ट है इन्होंने दिया है पेपर 1, उसमें इनऑर्गेनिक वाले सेक्शन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बहुत ही लगभग हम 11-12 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको, 11th में इसका चैप्टर आता है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। और बीएससी लेवल में भी इसको पढ़ाया जाता है, एमएससी में तो इसका बहुत ही कम पार्ट आपको देखने को मिलेगा, पर हाँ बीएससी लेवल तक ये जरूर आपको पढ़ाया जाता है। यूजी लेवल में इसको पढ़ाते हैं बीएससी में, और बीएससी कुछ जगह बीएससी फर्स्ट ईयर में, कुछ जगह बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जनरली ये देखने को मिलेगा। इसमें हमको इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, कैसे इसमें करना होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस पे काम करता है, कैसे हमारा आपका डी ब्रोगली इक्वेशंस इसके लिए यूज़ करते हैं, उसका वेव बिहेवियर को चेक करते हैं। तो ये सबको ध्यान में रखकर ये टॉपिक इन्होंने डाला है। फिर इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल में पोजीशन बताने के लिए फिर हम क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा एड्रेस होता है कि हमारा घर कहाँ है, कौन से शहर में है, कौन से मोहल्ले में है, कौन सा मकान नंबर है, सेम ऐसे ही क्वांटम नंबर भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन की एड्रेस होते हैं एटम के अंदर, कि कौन से शेल में है, शेल के कौन से सब शेल में है, सब शेल के अंदर भी फिर आपके कौन से ऑर्बिटल्स में है, फिर उस ऑर्बिटल के अंदर भी वो कैसे स्पिन कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और उनको 4 क्वांटम नंबर एन, एल, एम और एस से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर ऑर्बिटल है, और कैसे ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, उनकी शेप क्या है। फिर उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के कुछ रूल्स हैं, जैसे अबाव प्रिंसिपल हो गया, हुंड रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। इन रूल को फॉलो करते हुए हम उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। ठीक है, फिर सब शेल के अंदर सब शेल है, उनमें आपके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स और उनके एटम्स का भी और आयंस का भी, दोनों का। फिर उसी के बेस पर के कैसे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किया, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, और उन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पर हम उनको क्या कहेंगे, उनमें पैरामैग्नेटिक करैक्टर है या डायमैग्नेटिक करैक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए बोलता है। ठीक है, उसी को हम सारा ये इस यूनिट में हम कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसमें जितने भी हम प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, एटॉमिक रेडियस में फिर वंडर वॉल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, ये हो गया। ठीक है, इन सब का हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि इनका पीरियड्स में जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसे ये वेरी करता है, ट्रेंड क्या है इनका, और डाउन द ग्रुप जाने पर ये कैसे वेरी करता है। इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ब्लॉक्स हैं इसमें, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, के लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लॉक के बारे में बताया गया है। तो इस पीरियोडिसिटी में या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम इन सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, इनसे हमारे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट, और यही सारी प्रॉपर्टी एक्चुअल में जब हम मेन ग्रुप्स पढ़ते हैं वहाँ भी आती हैं। तो अगर ये चैप्टर यहाँ क्लियर हो जाता है तो मेन ग्रुप काफ़ी आसान पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्ड्स कैसे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, फिर कोवलेंट का भी एक स्पेशल टाइप है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उन सब के बारे में, क्लासिफिकेशन उनका। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड के अंदर भी कौन सी प्रॉपर्टी है, लैटिस एनर्जी वाली कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है कि आयनिक सॉलिड कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके लिए लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। फिर इम्परफेक्शंस, डिफेक्ट्स भी बात करते हैं इनको, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स। फिर कोवलेंट बॉन्ड, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि जब बॉन्ड बनते हैं तो उनमें क्या होते हैं, पहले जो सेंट्रल एटम होता है वो उसके जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में आपस में मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग बनने से फिर उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इनऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है CH4 में, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है एल्कीन में, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है एल्काइंस में, तो ये बेंजीन्स में, एरोमेटिक रिंग्स में। ठीक है, तो इस तरह हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम इसकी बात करते हैं। तो सिर्फ कार्बन का ही नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे BF3 हो गया, उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, क्या है sp2। ठीक है, उस तरह से तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे होंगे, अगर कहीं मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी रिमेनिंग क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, और पाई बॉन्ड्स के लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम बात करते हैं कि जो वैलेंस शेल है वो कैसे अपने आप को, क्या इलेक्ट्रॉन पेयर उनके बीच में कैसे रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर क्या है, लॉन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, कौन सा रिपल्शन सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा लॉन पेयर, उससे कम लॉन पेयर, उससे कम बॉन्ड पेयर। तो मॉलिक्यूल अपने आप को इस रिपल्शन को मिनिमम करने वाली स्टेट में जाने की कोशिश करता है और उसी से उसकी शेप डिसाइड होती है। तो जो भी हम सिंपल मॉलिक्यूल्स की हम शेप की बात करेंगे वो इस VSEPR थ्योरी से करेंगे। फिर आते हैं जनरल डिस्कशन ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओ डायग्राम पढ़ते हैं फिर इसमें। ठीक है, और एमओ डायग्राम और उसमें डायटोमिक वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, उससे हमारा बॉन्ड ऑर्डर खूब पूछा जाता है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड सबसे वीक होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे और फिर वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर आपका होगा 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और इससे हम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो इससे मॉलिक्यूल के बॉन्ड क्या है, बॉन्ड का ऑर्डर क्या है, बॉन्ड की लेंथ क्या है, उनका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो इन सब की हम डिटर्मिनेशन इसी से कर लेते हैं। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड में भी हम दो तरह के बॉन्ड पढ़ते हैं बेटा, इंटर मॉलिकुलर हो गया, एक इंट्रा मॉलिकुलर हो गया, तो दोनों तरह के बॉन्ड्स हम इसमें कवर करेंगे। फिर वंडर वॉल फोर्सेज जो कि एक तरह का वीक फोर्सेज होता है, तो ये सारा कवर किया हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग एक तरह से बड़ा ही बेसिक चैप्टर माना गया है, काफ़ी एक तरह से फाउंडेशन वाला चैप्टर है ये, कि जितना अच्छा ये होगा उतना ही आपको आगे आगे के चैप्टर्स में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बार बार हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी, बार बार आपको बॉन्ड ऑर्डर की बात होगी, बॉन्ड लेंथ की बात होगी। तो अगर यही चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, फिर आएंगे हम रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी में वैसे कि कितनी टाइप की रेडिएशंस होती हैं, कैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस रेडिएशन का एमिशन करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहते हैं, पर ये डिकम्पोजिशन कभी रुकता नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं जो कभी पूरी नहीं होती हैं। ऐसी रिएक्शंस जो कभी पूरी नहीं होती हैं वो सब क्या है आपकी कंटिन्यूअस, उनका डिकम्पोजिशन चलता रहता है, स्पॉन्टेनियस डिके होता रहता है, रेडिएशन एमिट होती रहती हैं, और ये रेडिएशन अल्फा बीटा गामा इस टाइप की रेडिएशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सॉर्डी फजान रूल का ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रोल होता है, लो है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि अगर एक अल्फा पार्टिकल निकला
तो एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट का चेंज आ जाएगा, मास नंबर में 4 यूनिट का चेंज आ जाएगा। तो वो ग्रुप में किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, ठीक है। मास नंबर में चेंज आया, न्यूट्रॉन भी चेंज हुआ है, फिर वो न्यूट्रॉन में कैसे चेंज हुआ होगा, कौन किस में कन्वर्ट हुआ होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में के प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ये टाइप के पार्टिकल निकले हैं। तो ये सारा, और एक इसमें स्टेबिलिटी बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा जिसमें हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसके बेस पर हम स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, फिर उसी से एक स्टेबिलिटी बेल्ट बनती है। फिर कोई भी एक हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट भी आएगा बेटा, हर रेडियो एक्टिव डीके के लिए, हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए एक हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। हाफ लाइफ क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस कितने टाइम में अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है, आधा खत्म होने में कितना टाइम लगा, वो उसके हाफ लाइफ कहलाता है। और एक एवरेज लाइफ होता है जो 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, टी हाफ होता है। तो हम पहले हाफ लाइफ निकाल लेते हैं, फिर उससे उसकी एवरेज लाइफ भी निकाल लेते हैं। फिर एक होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, मतलब पहले कोई रेडियो एक्टिव नहीं था, हमने उसमें रेडियो एक्टिविटी जनरेट किया, कुछ चेंजेस किए, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, और उसका स्पॉन्टेनियस डीके स्टार्ट हो गया। रेडियो एक्टिव क्यों किया, जैसे 92 वाले सारे, 92 के बाद वाले सारे हमने मैन है, हमने बनाए हैं, ठीक है। उससे पहले वाले नेचुरल थे। 92 जो एटॉमिक नंबर है यूरेनियम का, उसके बाद वाले सारे मैन मेड हैं जिनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं, वो हमने बनाए हैं। हमारी नीड थी न्यूक्लियर पावर प्लांट में या एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, ठीक है, या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए हमारी नीड थी। उन सभी के लिए हमने फिर ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसी काम पे लगे होते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, नए नए एलिमेंट की खोज करना। तो ये उसी में सबसे ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है, सबसे ज़्यादा पैसा भी उसी में ही है, लोग बाग उसी के लिए सबसे ज़्यादा फंड भी कर रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ों के लिए। तो ट्रांसमिशन ऑफ एलिमेंट्स, ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन का एक एग्जांपल पढ़ेंगे फिर जो काफ़ी पूछा जाता है, दैट इज एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन का एक एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉम्ब। और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, 1000 टाइम मोर पावरफुल देन एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। बस उसके लिए कंडीशंस ये हैं कि इसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, लगभग 40 लैक्स, इतना 40 लाख डिग्री सी का टेम्परेचर उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। लेकिन अगर एक बार स्टार्ट होगी तो ये रुकेगी नहीं जब तक कि सारा का सारा इसका फ्यूल खत्म ना हो जाए। फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं बेटा कुछ ऐसे, जैसे कि हमने किसी चीज़ के ऊपर किसी पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया और वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनमें चेंजेस आते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर शेल जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी बैलेंसिंग हो गया, फिर उनमें मास नंबर कंजर्वेशन, एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन, ये रूल लगते हैं, तब हम उनको कंजर्व करते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस हो गया, बाइंडिंग एनर्जी हो गया, N/P रेशियो हो गया, स्टेबिलिटी बेल्ट हो गया, ठीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं और यहाँ से खूब क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, ज़्यादातर जो इसमें वैसे तो ऑक्सीडेशन मेथड है, बैलेंसिंग मेथड है, वो है, पर उनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह से, ठीक है, इस वाले पार्ट से काफ़ी पूछे जाते हैं। या फिर ऑक्सीडेशन नंबर्स में कैसे चेंजेस आया, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, रिडक्शन। तो ये वाला तो था पेपर 1 का इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, जबकि एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट है ना इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाते हैं और जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। फिर अब इसी का सेक्शन बी है पेपर 1 का, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला है बेटा सॉलिड स्टेट। पहले एक्चुअल में ये क्लास 12 में पढ़ाया जाता था, तो लोगों को लगभग इसके टच में रहते थे, आजकल तो वो भी खत्म हो गए। क्लास 12 से इसको हटा दिया गया है, अब इसको बीएससी में ही कराते हैं। तो ये एक तरह से अब यूजी के सिलेबस में काउंट होता है। अब ये क्लास 12 में नहीं है, पहले क्लास 12 में आता था बेटा, अब से करीब 2-3 साल पहले तक। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सॉलिड कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, फिर उसके अंदर भी उनके बहुत सारे जो पार्टिकल होते हैं जिनको उनके लैटिस पॉइंट्स कहते हैं, उनको सबको अरेंज करने के बाद हमको एक पूरा क्रिस्टल्स मिलता है। फिर क्रिस्टल्स भी कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं।
फिर उस क्रिस्टल का छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। यूनिट सेल भी कितने टाइप की होती हैं, 4 टाइप की यूनिट सेल पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, सिंपल क्यूबिक, एंड सेंटर, ये। फिर कौन से क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट सेल है, उसको ब्रिवेस लैटिस कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, कितने ब्रिवेस लैटिस हैं कौन से क्रिस्टल सिस्टम में, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका काफी पूछा जाता है। फिर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूशन देता है, फेस सेंटर वाला कितना कंट्रीब्यूशन देता है। मान लो कह दिया कि ए एटम जो है वो कॉर्नर पर अवेलेबल है, बी एटम फेस के सेंटर पर है, फेस 6 होती हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो फेस वालों का 3 आएगा, कॉर्नर वालों का 8 × 1/8 से 1 आएगा, AB3 इसका मॉलिक्यूल बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसके यहाँ से बनते हैं। पर एटम कितने हैं, ठीक है, ये यूनिट सेल डायमेंशन। वैसे जो अभी पीछे के हमने इनके एग्जाम देखे हैं, सिलेबस तो यही था, लेकिन इन्होंने एक्सरे से रिलेटेड, एक्सरे डायफ्रैक्शन से रिलेटेड जो हमारी एक ब्रैग इक्वेशंस होती है बेटा, उससे भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि इसमें एक्सरे डायफ्रैक्शन वाली जो ब्रैग इक्वेशन है, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, तो इसको भी थोड़ा सा जरा देख कर जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके पोस्टुलेट्स के क्या है, और कौन से पोस्टुलेट इसके फॉल्टी थे जिसकी वजह से अब इसी हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें हमें चेंजेस करना पड़ा, और अब रियल गैस इक्वेशन जो कि P + n²A/v² × v - nb = nRT होता है, उसको में कुछ चेंजेस करना पड़ा हमको। प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन किया, प्रेशर का करेक्शन किया, वॉल्यूम का करेक्शन किया, और नई हमको वंडर वॉल इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन मिली, ठीक है। फिर उसमें आपकी मैक्सवेल लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी बेटा, इसमें इसमें 3 तरह की वेलोसिटी पढ़ेंगे, VMP, VRMS और आपका V एवरेज, और तीनों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी, जिसमें के आएगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और V एवरेज, और या इसको कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग। ये वाले इनसे तीनों से बेटा खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे VMP √ क्या हो गया आपका 2RT/m, फिर एक है आपका √3RT/m, V एवरेज 8RT/πm, ये 3 तरह की वेलोसिटी। फिर एक आपका इसमें क्रिटिकल फिनोमिना से खूब आता है बेटा। क्रिटिकल फिनोमिना में आता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी गैस की लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ गैस फेज एग्जिस्ट करती है, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। इन तीनों को कहते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स। इनसे रिलेटेड आपस में इनके रिलेशंस क्या होंगे ये पूछा जाता है। इसमें ए और बी वाले भी आपके कुछ कांस्टेंट आते हैं जिनको हम वंडर वॉल कांस्टेंट कहते हैं। फिर उसके बाद आता है लिक्विड स्टेट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो है आपका, उसमें जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या होगी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये आपका लिक्विड स्टेट का पार्ट है। सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेपर प्रेशर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है, ये सब। और एक ये वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन का है, राउल्ट्स लॉ ऑफ लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। PA0 - PS/PA0 = मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये वाला। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, पाई = CRT। इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को इतना पढ़ना है बेटा, कहाँ तक पढ़ना है इसको, रिवर्स ऑस्मोसिस तक पढ़ना है, ठीक है। और फिर ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाले केस में हम वॉन ऑफ फैक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और वो अपने आयंस में टूट गया, जैसे कि NaCl, तो हमें अब I = वहाँ पे 2 भी इंक्लूड करना पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिक्विड स्टेट एंड सॉल्यूशन वाला। फिर आते हैं केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में रासायनिक बल गतिकी भी कहते हैं इसको। इसमें हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं कि कोई रिएक्शन कितना स्लो होगा, कितना फास्ट होगा, कैसे चलेगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का पता करते हैं, कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा फास्ट है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा माइनर है, इन सब का पता लगाते हैं। फिर मॉलिक्यूलरिटी क्या है जब रिएक्शंस हो रही है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि कितने रिएक्टेंट हमारे अवेलेबल हैं जब हम रिएक्शंस को यूज कर रहे हैं। एक तरह से कोफिशिएंट कह सकते हो आप, जो रिएक्टेंट के साथ कोफिशिएंट है एक तरह से वो हमारा मॉलिक्यूलरिटी को क्या रिप्रेजेंट करता है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नहीं बता सकते ऐसे किसी भी रिएक्शन को देखकर। इसके लिए तो हमको एक्सपेरिमेंटल डेटा देना पड़ेगा, तब हम ऑर्डर डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है। फिर ऑर्डर में भी 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। लेकिन आप जो जनरली पढ़ते थे पहले, कहाँ तक, 12th तक, 12th तक के जो सिलेबस में है वो सिर्फ 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड और थर्ड ऑर्डर का हम यूजी में कवर करते हैं। तो इस तरह से यूजी और पीजी वाला सिलेबस भी इसमें कवर किया है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये हम निकालते हैं बेटा आर्हेनियस इक्वेशन से। आर्हेनियस इक्वेशन से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस हो गया। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ये हमारा एक तरह से यूजी एंड पीजी का सिलेबस में से आता है, कवर होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। इन इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम दो तरह की रिएक्शन भी पढ़ते हैं, जैसे सीरीज रिएक्शंस हो गई, पैरेलल रिएक्शंस हो गई, उनको भी कवर करना है बेटा, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में फिर से वही, सबसे ज़्यादा तो ये कि इक्विलिब्रियम है क्या, किसी भी रिएक्शन का हम केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। फिर उसमें हमको डेटा देगा, उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेस पर हम क्या पता लगाएंगे, रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, रिएक्शन का कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया, कितना रिएक्टेंट बचा है और कितना प्रोडक्ट बना है उनसे। और उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम के भी कई टाइप हैं, फिर केपी है, केसी है, फिर केपी केसी रिलेशंस है, केपी इक्वल्स टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, ये सब। तो इनसे भी आपके इस फॉर्मूले से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है हमारा, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। फिर इक्विलिब्रियम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, किन किन फैक्टर से चेंज कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है। कैटलिस्ट का तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैटलिस्ट तो सिर्फ इक्विलिब्रियम को अटेन होने में लगने वाले टाइम को ही कम करता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा सेकंड पार्ट था फिजिकल केमिस्ट्री का। अब आते हैं थर्ड पार्ट इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेसिक तो यही है बेटा, जिसको जीओसी नहीं आता है उसको ऑर्गेनिक नहीं आता है। तो इसलिए जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, किसके लिए, ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक में फिर आपके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, उनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के आपके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रियल एप्लीकेशन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसकी रिएक्शन सही से नहीं कर पाएंगे, उनमें गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट आने बहुत ज़रूरी है, एक तरह से बेसिक है ये। अगर ये नहीं आएगा तो आप ऑर्गेनिक रिएक्शन से नहीं कर पाएंगे, रटा जाएगा नहीं। अगर आपको सही से ये आपको अप्लाई करना आता है तो आपको फिर ऑर्गेनिक काफ़ी आसान लगेगा, और अगर यही अप्लाई करना नहीं आता है तो आपको ऑर्गेनिक बहुत टफ लगने वाला है। रटने वाली तो चीज़ है नहीं ये। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन तो आपको क्या, इलेक्ट्रॉनों का एक तरह से मूवमेंट है, इधर से उधर जा रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोएनायन, कौन सा मोर स्टेबल, कौन लेस स्टेबल, उसी से प्रोडक्ट डिसाइड होगा, ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस, ये मोस्ट एसिडिक, ये लेस एसिडिक, ये मोस्ट बेसिक, ये लेस बेसिक। ठीक है, तो ये सारा हमारा इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपका डिसाइड होगा। इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस, ऑर्गेनिक एसिड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, ऐसे इसका इस टाइप के क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एसिडिटी पे फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कम होगी कि ज़्यादा होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका इस चैप्टर में कवर होगा, तो अभी आप ऑर्गेनिक के आगे के चैप्टर को इजीली कर पाएंगे। फिर स्टीरियो केमिस्ट्री तो एक तरह से तीसरी आंख है, आपको त्रिनेत्र से देखना सिखाया जाएगा मॉलिक्यूल को। तो मॉलिक्यूल को एक तरह से तीसरी आंख से देखना है, जो कि कैसे घूम रहा है, 3D में देखना है। तो अगर आप उसको 2D में देख कर रहे हैं, या सिर्फ बोर्ड पर लिख कर रहे हैं, तो या अपनी नोटबुक पर लिख कर रहे हैं, तो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री सही से काम नहीं कर रही है। अगर मॉलिक्यूल तुम्हारे माइंड में घूम रहा है, 3D में घूम रहा है, तो तब आपका स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी अच्छी से क्लियर है। तो 30 में जो ये स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये एक तरह से 3D है, आपका मॉलिक्यूल का 3D वर्जन है। तो मॉलिक्यूल को यहाँ पे 3D में देखना होता है, सिमेट्री एलिमेंट्स है, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, RS कॉन्फ़िगरेशन है, ये R है, ये S है, उनके प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं 1 2 3 4। अगर ये क्लॉकवाइज में आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में तो S हो जाएगा। तो ये और EZ कॉन्फ़िगरेशन हमारे हो गए आपका किसमें, एल्कीन जनरली उसमें ये देखते हैं, जुस्सामीन एंटी, E4 एंटी,
जेड फॉर जुस्सामीन, सेम साइड है तो जेड, अपोजिट साइड है तो ई, इस तरह से नोटेशन है कुछ हमारे ई जेड के ये। फिर आपका क्या है, कॉन्फॉर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन के। साइक्लोहेक्सेन क्या है आपका, गोचे है, कौन सा है आपका साइक्लोहेक्सेन, आपका स्टैगर्ड है, इक्लिप्स है, ठीक है। ये सारे हमको देखने हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल, किसकी एनर्जी ज़्यादा, किसकी एनर्जी कम, ये सब हम इसमें देखते हैं बेटा, इनके कॉन्फॉर्मेशंस में, ठीक है। फिर आते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक क्या होते हैं जनरली, जो आपका लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स वगैरह पढ़ते हो आप, ब्रांच या आपका स्ट्रेट चेन, ये सब हमारे एलिफैटिक में आते हैं। एरोमेटिक में तो आते हैं जिनमें एक स्पेशल टाइप का रिंग पाया जाता है, जैसे बेंजीन रिंग। तो एलिफैटिक में ऐसे जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, एल्कीन हो गया कोई भी, एल्काइन हो गया कोई भी, ये सब हमारे एलिफैटिक में आएंगे, ठीक है। उनके मैकेनिज्म, उनकी रिएक्शंस कैसे होंगी, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एक तरह से आप इनको हाइड्रोकार्बन कह सकते हो। एल्किल हैलाइड्स, इनको हेलो एल्केन्स कह सकते हैं। अल्कोहल्स, ईथर, थायोल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, देयर डेरिवेटिव्स। उनके जो डेरिवेटिव का मतलब उनके एक तरह से हमने किसी चीज को रिप्लेस करके किसी दूसरे को लगा दिया, तो इससे उनका क्या हो जाएगा, नेचर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, क्या इफेक्ट होगा, क्यों बदला, ऐसा क्यों किया, जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाए, जो हम चाहते हैं उससे वो काम वो और अच्छे से करे, ठीक है, कोई इसके साइड इफेक्ट ना हो, तो इसलिए हम उसमें डेरिवेटिव्स बनाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग बाग इसी पर रिसर्च करते हैं। कुछ और नया मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है तो क्या करें, जो ऑलरेडी पहले से मॉलिक्यूल है उसमें कोई कमी थी उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया। तो सबसे ज़्यादा रिसर्च इन्हीं डेरिवेटिव बनाने के लिए ही की जा रही है। नेक्स्ट में आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक स्पेशल टाइप का रिंग पाया जाता है, इसे कहते हैं बेंजीन रिंग। जो भी क्या होता है उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। 4n+2 रूल को फॉलो करता है, हक्कल रूल को फॉलो करता है, वो एरोमेटिक कहलाते हैं। तो हक्कल रूल, उनका एप्लीकेशंस, उसी के बाद बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम्स जिनमें बेंजीन नहीं है पर उसके जैसा ही कोई सिस्टम्स है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये सब हमारे उसमें एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले एक्टिवेटिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने वाले डीएक्टिवेटिंग, उससे आपकी क्या हो गया, स्टेबिलिटी घटेगी, बढ़ेगी, रेजोनेंस करैक्टर बढ़ेगा, घटेगा। तो ये सारा हमको इसी के अंदर देखना होता है, ठीक है। तो ये सारा हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन में कुछ सिलेक्टेड नेम रिएक्शंस है, बाकी वैसे तो तुमने बहुत सारी पढ़ी होंगी। रीमर टीमैन रिएक्शंस है, विल्समेयर रिएक्शंस है, शार्प-लैक्स इपॉक्सीडेशन रिएक्शंस है, बार्टन रिएक्शंस है, फेवर्सकी रिएक्शंस है, और WMV ये रिएक्शंस है, और बैकमैन रीअरेंजमेंट। ये कुछ नेम रिएक्शंस हमारी, जो हम वैसे तो बहुत सारी हैं पर आपको सिर्फ लिमिटेड ही करनी है, इन्हीं को फोकस करना है। जनरली लेक्चर का यही ध्यान में रखा गया कि इसी में से आया क्वेश्चंस, इनके बाहर का लेक्चरर का यूकेपीएससी इसके बाहर अपने सिलेबस के बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि उतना ही पढ़ें जितना हमको सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो ये तो था सारा हमारा अभी केमिस्ट्री के पेपर 1 का। नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री का पेपर 2। तो जैसे हमने कहा कि पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस हैं, टाइम 3 आवर्स है, वैसे ही पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चंस आएंगे, टाइम 3 आवर्स आएगा। और वैसे जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जानकारी मिली है, वो यही है कि दोनों ही पेपर सेम डे में होंगे। फर्स्ट 9 to 12 आपका पेपर 1 होगा, और दूसरा जो पेपर होगा 2 to 5 होगा। अभी तक की इंफॉर्मेशन तो यही आ रही है कि आपके ये दोनों पेपर एक ही दिन होने वाले हैं। तो इसलिए आपको फिलहाल तो यही ध्यान में रखना है कि आपको अलग से इसके लिए कहीं और दिन का टाइम नहीं मिलेगा, सेम डे आपको पूरा प्रिपेयर करके ही जाना है, ठीक है। तो आपको इसी को ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। सेक्शन आते हैं पेपर 1 का, सेक्शन ए है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में ये थोड़ा सा आपका एलिमेंट है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, हाइड्रोजन, एल्केली, एन अल्केलाइन, अर्थ मेटल है। वो सारी प्रॉपर्टी जो हमने पीरियोडिसिटी में पढ़ी थी वो यहाँ भी आएंगी बेटा, इसलिए हमने कहा था कि पीरियोडिसिटी अच्छे से करना है, और वो सब जगह अप्लाई होगा। यहाँ पर एस ब्लॉक में भी होगा, पी ब्लॉक में भी होगा, डी ब्लॉक में भी होगा, एफ ब्लॉक में भी होगा। तो वो सभी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज होनी है। उनके ट्रेंड्स, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में क्या होगा, ग्रुप में डाउन द ग्रुप आने पर क्या होगा, ये सब आपको वो ट्रेंड देखना है, ठीक है। उनके कुछ स्पेशल कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सेम ऐसे ही आपका ग्रुप 3 से ग्रुप 12 ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ग्रुप 3 से 12 आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, और उन्हीं के अंदर हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। लेंथिनाइड और एक्टिनाइड, उनमें भी सेम वही प्रॉपर्टी हमको सारी पढ़नी है। उनके कंपाउंड्स,
कि प्रॉपर्टी घटती है बढ़ती है, ट्रेंड देखना है, उनसे ही आपका क्या है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे आपका ये खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी पूछते हैं इस जगह से। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खूब पूछी जाती है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, देखो कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है ये। फिर उसी के बाद आपका ग्रुप 13 से ग्रुप 18 है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जिसमें एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं वो आते हैं आपके 13, 14, 15, 16, 17 से। 18 से बहुत कम पूछा गया है क्योंकि एक दूसरा है भी ये बहुत छोटा सा। आप इसको 2 आवर्स में मेरे ख्याल से बहुत है, सफिशिएंट टाइम है 2 आवर्स आपकी इसको पढ़ने के लिए। कुछ ही जीनोन के कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं बस, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो ये सफिशिएंट आपका क्या है, जो आपका 18 वाला ग्रुप है वो इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, बाकी 13 to 17 आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें कुछ ऑक्सो एसिड वगैरह आते हैं जैसे 17 वाले में 16 वाले में, तो ठीक है वो आपके कुछ ऑक्सो एसिड्स आपको जरूर देखने पड़ेंगे वहाँ से, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, बेसिसिटी का ऑर्डर, कि कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन मोनो बेसिक है, कौन डाई बेसिक है, ये सब आपके पूछे जाते हैं। मेटल एक्सट्रैक्शन से भी आपको काफ़ी बेटा, पिछली बार 4 क्वेश्चन थे अकेले इस छोटे से टॉपिक से, तो पता नहीं चलता किस टॉपिक से यूकेपीएससी वाले कौन सा टॉपिक उनको ज़्यादा पसंद आ जाए। ठीक है, तो ये कहने को ये 2 लाइन का आपका क्या है टॉपिक है, मतलब 2 लाइन का इसका सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, और इसी अकेले छोटे से टॉपिक से 4 क्वेश्चन डाले थे बेटा। आप पिछला वाला जो आप पेपर देखेंगे उसमें आपको 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी जगह से। ठीक है, और इससे पहले वाला जो 2018 वाला है उसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। तो कहने को जरा सा टॉपिक है, पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, मुश्किल से 8-10 पेज का ये आपका खत्म हो जाएगा, और उसी में आपको पर याद रखने वाली चीज़ें बहुत हैं इसमें। कोऑर्डिनेशन में आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन में CFSC कैलकुलेट करना D1 से D9 सिस्टम के लिए। ठीक है, और इसमें आपका क्या वही आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखना, और उनका आपका कि ये कौन ज़्यादा इसमें लीगेंड कौन है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है वीक लीगेंड है, आपका क्या होगा ये आएगा क्या इनर, क्या हो गया आपका इनर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये सब आपको इसमें करना पड़ेगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, और इनका नोमेनक्लेचर भी कोई आपका कंपाउंड दे देगा उसका नोमेनक्लेचर देगा। ठीक है, इसमें लीगेंड कौन सा न्यूट्रल लीगेंड है, नेगेटिव लीगेंड है, उसी के बेस पर उसको जब हम IUPAC में लिखेंगे तो क्या नाम देंगे। ठीक है, कितने लीगेंड्स हैं उसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो वो सारा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट है बायो इनऑर्गेनिक में, तो बेटा ये 4 आपके आयंस हैं, इनका बस रोल याद रखना है, किसका क्या क्या रोल है। सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम पोटेशियम पंप के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम आयन का हमारे क्लोरोफिल में प्लांट सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है, मायोग्लोबिन में यूज़ होता है। कैल्शियम आयन का हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन का क्या रोल है, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में मिलता है, इसका बॉडी के अंदर क्या होता है। ठीक है, ये सारे फंक्शन इनके याद रखने हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम का भी टॉपिक नहीं है। इसी का सेकंड सेक्शन बी आता है फिजिकल केमिस्ट्री, आयोनाइजेशन। एक्चुअल में ये है तो आयोनिक इक्विलिब्रियम है, आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं बेटा हम इसको, ये वाला चैप्टर भी, और ये जो सेकंड यूनिट दिया है पीएच एंड बफर ये भी, ये दोनों हम आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं, उसी के अंदर आता है ये सॉल्ट इफेक्ट है। ठीक है, और ये कैटालिसिस वाली जो यूनिट है ये हम काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स, माइकलिस मेंटन इक्वेशंस, ये सारा आपका काइनेटिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन हम कहाँ पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, 3 तरह का एसिड एंड बेस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, बॉस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट, लेस कॉन्सेप्ट, 3 तरह के कॉन्सेप्ट, फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, जो कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उनके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कौन सा सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा किसका नहीं होगा। ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, या वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, 4 तरह के हमारे सॉल्ट होंगे उनका हाइड्रोलिसिस, और उससे सॉल्यूशन में पीएच कम होगा कि ज़्यादा होगा, 7 से नीचे आएगा 7 से बाहर आएगा, अल्कलाइन होगा कि एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये फिर पीएच एंड बफर, बफर वे होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पीएच के चेंज नहीं होने देते, तो उनका क्या रोल होगा। तो पीएच क्या है, पीएच माइनस लॉगरिथम ऑफ HN। तो पीएच के चेंज होने की वजह से बेटा बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस हो जाता है, एंजाइम किल होने लगते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस गड़बड़ कर जाती हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है। तो हमारा ब्लड उसके लिए एक बफर का काम करता है, ब्लड उसे पीएच के चेंज का अपोज करता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लो, मान लो आपके पास कोई 2 इमिसिबल लिक्विड है और एक सब्सटेंस लिया आपने और उसको दोनों में डिसॉल्व किया, तो कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दोनों में क्या उनका वो रहेगा, तो उनका
कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। तो कैसे हम एक कंपाउंड को एक लेयर से किसी दूसरी लेयर में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वो हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। फिर आता है कोलाइडल स्टेट, ये एक तरह का सरफेस केमिस्ट्री का भी कहलाता है। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टिंडल इफेक्ट वाला इसमें खूब पूछा जाता है, ठीक है। और आपका क्या, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड, हमारा ब्लड क्या है, हम ब्लड जब बहता है तो हम फिटकरी क्यों लगाते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या है, ब्राउन एंड मूवमेंट क्या है, ठीक है, ये सब। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ये वाला टॉपिक काफ़ी लोगों को बहुत टिपिकल लगता है, बहुत पर है बहुत ही 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, और आज तक भी हमने तो बहुत सारे बच्चे देख लिए हैं कि उनको यही टॉपिक सबसे ज़्यादा रूल आता है, ठीक है। जबकि इसको अगर बहुत अच्छे से पढ़ें, आप इसको देख सकते हैं, हमने इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है थर्मोडायनेमिक्स के नाम से। आप हमारे चैनल पर अगर अभी नए हैं तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और उसमें सबसे नीचे की तरफ आपको थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उसमें आप ये जाकर देख सकते हैं। सारे बहुत अच्छे से हमने एक एक टॉपिक वाइज उसमें छोटी छोटी वीडियोस बनाई हुई है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से हमने वहाँ पे पूरा कराया हुआ है उसमें, बल्कि हमने तो प्रैक्टिस के लिए भी कुछ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 क्वेश्चन डिस्कशन वॉल्यूम 1 क्वेश्चन डिस्कशन वॉल्यूम 2 ये भी डाला हुआ है, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। और इसका जो इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिर से सेक्शन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो रिमेनिंग टॉपिक बच गए थे हमारे ऑर्गेनिक के पिछले सिलेबस में, और इस नए वाले सिलेबस में उनको सेकंड पार्ट में डाल दिया गया। तो पहला है और ये कार्बोहाइड्रेट, एक्चुअल में है तो ये सारे क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट, बायोमोलिक्यूल एंड नेचुरल प्रोडक्ट के पार्ट है, ठीक है। बस इसको अलग अलग छोटी छोटी यूनिट बना के डाल दिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की कैसी स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा को एक दूसरे का क्या कहते हैं, एनोमर कहते हैं। अल्फा का बीटा में अल्फा में कन्वर्जन, ये मीटर रोटेशन कहलाता है। फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, सुक्रोज डाइसैक्राइड है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मोनोसैक्राइड है, ये सब हम इसके अंदर कवर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट में इनकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, टर्पीन एंड एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड क्या क्या होती हैं, क्या इनका रोल होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये मेडिसिन के रूप में कैसे ली जाती हैं, ठीक है। तो ये केवल कौन सी एल्केलॉइड्स हमारे लिए हार्मफुल हैं, किसका यूज़ नहीं करना चाहिए या लिमिट में करना चाहिए। फिर एलिमेंट्री आइडिया है ऑयल, फैट, एमिनो एसिड, प्रोटीन एंड विटामिन एंड देयर रोल इन आवर न्यूट्रिशन एंड इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है बेटा ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, हमारी डेली लाइफ में कितने पॉलीमर्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से पॉलीमर हैं। दो तरह के पॉलीमर पढ़ेंगे इसमें, चेन पॉलीमराइजेशन एंड क्या है आपका दूसरा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। फिर कौन कौन से पॉलीमर का ज़्यादा यूज हो रहा है, फिर पॉलीमराइजेशन में कौन कौन से मैकेनिज्म यूज होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज क्या है, ये सब हम इसके अंदर कवर करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक, ये एक्चुअल में है तो कुछ रिएजेंट वाला पार्ट है, पर ऐसे रिएजेंट है जैसे जिनमें लिथियम यूज होता है, ठीक है, और आपका मैग्नीशियम यूज होता है, जिंक यूज होता है, RMgX हो गया। जैसे मैग्नीशियम वाला कौन हो गया, RMgX, ये जिंक वाला कौन हो गया, गिलमान रिएजेंट जैसे, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हैलाइड, LiLH4, ये सब हमारे कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हम इसमें कवर करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ बेसिक्स है बेटा, यूवी विजिबल में आपको लैम्बर्ट बियर्ड लॉ आना चाहिए। IR में भी ये यूज होता है। IR की आपको रेंज पता होना चाहिए कि किस रेंज में कौन सा आता है। कार्बोनिल वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। CO की फ्रीक्वेंसी, IR फ्रीक्वेंसी क्या है, किस रेंज में है, कैसे अफेक्ट करेगी, किस चीज से चेंज हो सकती है, ठीक है। और उनका ऑर्डर क्या होगा। NMR में बेटा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन क्या करते हैं, केमिकल शिफ्ट कैसे चेंज होगा, के हम कैसे हाइड्रोजन की वजह से बगल वाले के कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, उससे कैसे स्प्लिटिंग होगा, के सिग्नल कैसे आएंगे, डबलेट आएंगे, ट्रिपलेट आएंगे, वो सारा हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं। आपने ये सब MSc में किया होगा। BSc में तो बहुत ही बेसिक आइडिया है, पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं है किसने BSc में किया होगा। ये सारा एक तरह से MSc वाला पार्ट है आपका। क्रोमेटोग्राफी जो कि एक सेपरेशन टेक्निक्स है, HPLC वगैरह भी इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपका GC वगैरह भी इसमें आते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी वाटर एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, वाटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC, ये आप लैब में खूब यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल जो बायो वाले हैं वो भी करते हैं TLC का यूज़, और केमिस्ट्री वाले तो करते ही हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।
ये एक तरह से काफ़ी कॉमन टॉपिक है, लगभग सभी साइंस की ब्रांच में पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री वाले भी पढ़ते हैं, बायो में जाओगे वो भी पढ़ते हैं। तो ये एक तरह से सबको पढ़ना है। पॉल्यूटेंट्स, एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट होता है, किस किस चीज़ से अफेक्ट होता है, ठीक है, ये सारा हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस। कोशिश तो लगभग यही की गई है सिलेबस को बनाते हुए कि यूजी पीजी के पूरे सिलेबस को कवर करके, और कुछ ऐसा जिसका हमारे डेली लाइफ में कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है, और सभी टीचिंग एग्जाम को ध्यान में रखकर भी बनाया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्लियर हुआ होगा। जो भी आपको डाउट्स है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं जो हमसे क्लियर हो सकते हैं अपने लेवल पर, हम उनको क्लियर करने का पूरी कोशिश करेंगे। हम लोगों ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी एक लेक्चरर टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो सामने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी ऐप है प्ले स्टोर से जेनेसिस ट्यूटोरियल, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड वर्जन यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास आईफोन वगैरह है तो आप उसको क्लास प्लस के नाम से ऐड कर सकते हैं, और ORG कोड LFCAZ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमने स्क्रीन पर भी शो किया है। धन्यवाद।